लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमने फास्ट चार्ज करी थी चार्ज जोन के चार्जर पे जा करके। तो उसके बाद मैंने गाड़ी को एक बार स्लो चार्ज भी किया था चार्जिंग पे लगा करके, जो इसके साथ पोर्टेबल चार्जर आता है उससे। तो मेरी गाड़ी 100% मैंने चार्ज करी, मतलब मैंने 2 बार फास्ट चार्ज करने के बाद एक बार स्लो चार्ज भी कर लिया है गाड़ी को। तो मे बी सेल्स रिकैलिब्रेट हो गए, इस वजह से एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है 118 Wh/km। इको मोड पे रीजन लेवल 3 के ऊपर अभी मेरे को रेंज दिखा रहा है 341 की। मेरी SOC रीडिंग है 97% की। तो गाइस हम लोग बनस्थली से निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। अब तक हम 504 किलोमीटर चला चुके हैं। काफ़ी कुछ हमने लोकल बनस्थली में भी घूमा है, थोड़ा बहुत निवाई वगैरह भी गए आसपास, और दिल्ली से यहाँ तक का जो था वो तो था ही। और अभी मेरे को ये रेंज दिखा रहा है। अब एक्चुअल में कितनी निकलती है ये तो हमें ड्राइव करने के बाद ही पता लगेगा। जो लेट्स सी क्या ये गाड़ी हमें सीधा दिल्ली तक पहुँचा देगी या फिर हमें बीच में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। आई डोंट नो, दिस इज़ वियर्ड, पता नहीं। अब मेरी SOC रीडिंग आ रही है 66% की। हम टोटल 73.3 किलोमीटर्स चल चुके हैं और करंट रेंज मुझे 172 की दिखा रही है। तो ये तो काफ़ी कम रेंज है जो मैंने आते हुए एक्सपीरियंस करी थी रेंज उसके मुकाबले। और आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एवरेज एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ के 136 हो गया है। एक रीज़न मुझे ये भी लग रहा है, राजस्थान में हम लोगों ने यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हमें AC भी चलाना पड़ रहा है, मतलब पूरा AC चला के रखा हुआ है। मे बी इस वजह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, बट आई डोंट नो भी एग्जैक्ट रीज़न। लेट्स जस्ट सी क्या रीज़न है। अभी मेरे को लग रहा है मुझे गाड़ी को चार्ज कर लेना चाहिए एक बार जयपुर के अंदर। तो मैं कोई टाटा मोटर्स का शोरूम देख रही हूँ, अगर कोई मिलता है तो मैं गाड़ी वहीं पे चार्ज कर लूँगी। एक इसमें क्रूज कंट्रोल का इशू आ रहा है, क्रूज कंट्रोल एंगेज नहीं हो रहा है। बार बार मैं उसको एंगेज करने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ जाता है क्रूज कंट्रोल कंडीशंस नॉट मेट। तो एक बार वो भी पता कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि एकदम से ड्रास्टिक ड्रॉप क्यों हमारी बैटरी के अंदर, एनर्जी कंजम्पशन क्यों इतना बढ़ गया। लेट्स जस्ट होप कि कोई इशू ना हो इसके अंदर, क्योंकि अभी जयपुर निकलने से पहले मैंने इसको अपडेट करवाया था, इसके अंदर टेक्निकल ग्लिचेस थे कुछ, वो रिजॉल्व करवाए थे। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मैंने अभी टाटा मोटर्स की वर्कशॉप में जहाँ से मैं अपनी गाड़ी करवाती हूँ वहाँ कॉल किया था उनसे पूछने के लिए कि अचानक से मेरी रेंज ड्रॉप क्यों हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है इस गाड़ी के साथ। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बोली। उन्होंने कहा अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो रीजन लेवल को या तो 1 पे रखो या बिल्कुल बंद ही कर दो और तभी चलाओ। लाइट फुट ड्राइविंग करो और AC का टेम्परेचर 22 से 26 के बीच में रखो। ब्लोअर स्पीड 1 या 2 रखो। तो ब्लोअर स्पीड मेरी 1 या 2 ही है। AC का टेम्परेचर मेरा करंटली 24.5 है। और रही बात रीजन लेवल की, तो रीजन लेवल हाँ मैं 3 पे चला रही थी, बिकॉज मैंने कल भी चलाई थी, मेरे को एनर्जी कंजम्पशन काफी अच्छा मिला था उसके साथ। तो मैं आज भी वैसे ही चला रही थी, बट अब उन्होंने कहा है कि रीजन लेवल बंद करके चलाओ तो आपकी रेंज इतनी ड्रॉप नहीं होगी। लेट्स सी, हम वो चीज करके देखते हैं। अभी तो हम जयपुर सिटी के अंदर हैं, हाईवे पे जाके ट्राई करते हैं रीजन लेवल बंद करके कि फिर क्या एनर्जी कंजम्पशन ड्रॉप होता है और हमारी रेंज इंप्रूव होती है क्या। दूसरी चीज, अभी मेरी बैटरी 62% ही बची है, तो मैं ढूंढ रही हूँ आसपास कहीं कोई चार्जर। एक टाटा पावर का चार्जर आगे दिखा तो रहा है शेल्टन होटल पे। लेट्स गो देयर एंड सी अगर वो चार्जर अवेलेबल है और गाड़ी चार्ज हो पाती है तो थोड़ी सी टॉप अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सीधा हाईवे पे निकलेंगे। तो चलिए हम चार्जिंग पे लगाते हैं। और वो टाटा पावर का चार्जर है तो वो हमारा तीसरे टाइप का चार्जर होगा इस ट्रिप में जो हम यूज करने वाले हैं। स्लो चार्जर भी हमने यूज किया था, अगर उसको भी काउंट करें तो चौथे टाइप की चार्जिंग होगी इस गाड़ी को इस ट्रिप के अंदर। अगर हम उसे काउंट नहीं करें तो हम तीसरे टाइप का चार्जर यूज कर रहे हैं। पहला चार्ज जोन वाला, स्टैटिक वाला, और अब ये तीसरा टाटा पावर वाला। हम आ गए हैं सोल्डर पे। लेट्स सी चार्जर है कहाँ पर और इसको फटाफट से चार्जिंग पे लगाते हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं। ऐप तो काफी इजी था उसको लॉग इन करना, सेटअप करना। लेट्स जस्ट गो देयर एंड सी कि कैसे हम गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये भी टाटा मोटर्स का शोरूम है तो यहीं पे आई गेस चार्जर है। तो गाइस हम लोग यहाँ बेसमेंट में आ गए हैं और ये टाटा इजी चार्ज का 25 किलोवाट वाला चार्जर है। लेट्स जस्ट गो एंड प्लग द चार्जर इनसाइड द कार। थोड़ा सा टॉप अप ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। तो साथियों, हमने गाड़ी अपनी करवा ली है चार्ज। टाटा पावर का एक और चार्जिंग स्टेशन हमें दूसरे शोरूम पे मिल गया था, वहां से हमने गाड़ी चार्ज करवा ली है और अब हम गाड़ी चार्ज करवा के निकल रहे हैं। उस टाइम मैंने शायद आपको अपनी बैटरी 58% लास्ट अपडेट दिया था, तो 58% थी। अब मैंने बैटरी चार्ज करवा ली है तो वो हो गई है 84%। 211 की रेंज दिखा रहा है और हमें एक जगह डिनर के लिए रुकना ही पड़ेगा हाईवे पे। तो वो हम जहाँ पर हैं इस लोकेशन से 110 किलोमीटर दूर है, तो हम आराम से उस जगह पे पहुंच जाएंगे। इतने खाएंगे, इतने गाड़ी दोबारा रिचार्ज होकर घर तक के लिए रिचार्ज हो जाएगी। अब ये वाला जो मेरी गाड़ी में इमीडिएट ड्रॉप आया था बैटरी परसेंटेज और रेंज के अंदर, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ क्यों आया है। अभी भी मैं शहर के अंदर तो नहीं हूँ, बाईपास रोड पर हूँ। तो एक बार प्रॉपर हाईवे पे मैं जैसे ही चढ़ जाऊंगी ना, मैं रीजन लेवल 0 कर दूंगी और उसके बाद चला के देखूंगी। फिर देखते हैं एनर्जी कंजम्पशन घटता है क्या, और अगर एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा तो हमारी रेंज ऑब्वियसली बेटर हो ही जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और टाइम था नहीं मेरे पास, इसलिए मैं वो टाटा पावर के चार्जर वाली वीडियो बना नहीं पाई, बट द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल। जाके ऐप डाउनलोड करा मैंने, सेटअप मैंने पहले कर ही लिया था।
लोकेशन पे पहुंचकर वहाँ पे चार्जर शो कर रहा था, उसको ओपन किया, वॉलेट में पैसे डाले और चार्जिंग इनिशिएट करके मैंने चार्जिंग स्टार्ट कर दी। जब कंप्लीट हो गई उसने बोल दिया डिस्कनेक्ट दी चार्जर फ्रॉम कार, वो मैंने कर दी और मेरी कार चार्ज हो गई और हम उसे लेके निकल चुके हैं। तो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ दिस ट्रिप गोज। अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पहुंच करके, मतलब अभी तो ऑब्वियसली दिल्ली नहीं पहुंचने वाले हैं, जब दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच करके मैं इस वीडियो के एंड में आपको टोटल कॉस्टिंग मेरी क्या आई, टोटल कितने किलोमीटर हम लोग चले, क्या कॉस्टिंग आई है, थोड़ी बहुत चार्ज जो हमने बार करी वो करने के बाद क्या कॉस्टिंग आई, वो हम देखते हैं। तो वो कैलकुलेशन के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइस, जब से हमने अपनी ट्रिप बी स्टार्ट करी है हम 188.6 किलोमीटर्स चल चुके हैं। हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आया 126 वॉट आवर पर किलोमीटर्स का। करंट एसओसी रीडिंग है 53% और रेंज दिखा रहा है 145 किलोमीटर्स की। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, मैंने आपको पहले बताया ही था कि मैंने टाटा के वर्कशॉप में कॉल करा था, उनके मैनेजर से बात करी थी कि एकदम से इसकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ क्यों गई है और इसकी एसओसी एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रही है, रेंज भी बहुत घट गई है ड्रास्टिकली, मतलब अचानक से 75 किलोमीटर के अंदर बहुत ज्यादा ही डाउन हो गई थी वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना हाईवे के ऊपर रीजन लेवल 1 पे चलाइए और या फिर बंद ही कर दो, और बाकी जो उन्होंने सेटिंग्स बताई उन्होंने आपको बताया ही था, तो आपको बेटर रेंज मिलेगी। तो मैंने रीजन लेवल 1 पे भी चला के देखा और रीजन लेवल 3 पे भी चला के देखा। दूसरी बार चार्ज करने के बाद जब मैंने टाटा पावर से चार्ज किया था उसके बाद मैंने चला के देखा, दोनों केसेस में मैंने 10% तक बैटरी ड्रेन करी। एक बार 10% जीरो रीजन के ऊपर और 10% लेवल 3 रीजन के ऊपर, और दोनों में मुझे बहुत डिफरेंस देखने को मिला। जीरो रीजन के साथ मेरे को रेंज मिली है पर 10%, मतलब अगर 10% बैटरी खर्च होगी तो 25 किलोमीटर चलेगी, और जब रीजन लेवल 3 था उस टाइम पे अगर मैं 10% बैटरी खर्च करूंगी तो मेरी गाड़ी 30% चल रही थी। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से रीजन लेवल 3 पर रखकर ही चलाना चाहिए। लाइट फुटेड अगर आप अपने कार को चलाते हो तो वो सही रहेगा। और अभी मेरी कार में माइंड यू क्रूज कंट्रोल नहीं चल रहा है। आई डोंट नो द रीजन क्यों नहीं चल रहा है, बट वो नहीं चल रहा है। ये मैंने खुद अपने आप ड्राइव करके लाई, मतलब विदाउट एनी क्रूज कंट्रोल। तो मेरे को ये रेंज मिली है, मेरा एनर्जी कंजम्पशन भी घट गया है। तो मैंने इस सब के बाद जो रीजन आइडेंटिफाई किया है मेरी रेंज ड्रास्टिकली ड्रॉप होने का, वो आई गेस ये रीजन था कि लास्ट टाइम मैंने फास्ट चार्जिंग करी थी जस्ट टू टेस्ट कि वो चार्जर कैसे वर्क करता है। मैंने फास्ट चार्जिंग करी थी और मेरी बैटरी की एसओसी आई गेस 70% के आसपास थी, और मैंने जाकर के स्लो चार्जर से, जो मेरा पोर्टेबल वाला है, उससे गाड़ी को दोबारा चार्जिंग पे लगा दिया था, 100% टॉपअप कर लिया था। नेक्स्ट डे मैंने फिर गाड़ी को यूज किया और मेरी बैटरी ड्रेनो के समवेयर अराउंड 85% के आसपास थी, तो मैंने उसको दोबारा से स्लो चार्जिंग पे लगा दिया था। फिर 100 करके मैं वहां से निकली थी। तो बड़ा आई थिंक इसकी सेल रीबैलेंसिंग नहीं हो पाई वो शायद, बिकॉज सेल रीबैलेंसिंग के लिए टाटा मोटर्स भी सजेस्ट करता है कि आप अपनी बैटरी को हमेशा 50% के ऊपर, जैसे हम फोन में लगा देते हैं ना कि थोड़ा सा बैटरी ड्रेन हुआ लगा दिया, वो नहीं करना है। आपको 2-3 साइकिल्स के बाद उसको दोबारा से पूरा ड्रेन करके ऑलमोस्ट 10-5% तक लेके और उसको दोबारा चार्ज करो, तब जाकर के उसके सारे सेल्स रीबैलेंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सेल्स रीबैलेंस नहीं हो पाए थे, बिकॉज मेरी बैटरी ड्रेन हो नहीं रही थी और मैं उसे बार बार चार्ज करे जा रही थी। और जो मैंने टाटा पावर पे जयपुर में चार्ज किया था तब मेरी बैटरी समवेयर अराउंड 59% थी और 86 लेके मैं वहां से निकली थी। करंटली मैं कोटपुतली के पास पहुंच चुकी हूँ और मेरी बैटरी है इस समय 53%, और मुझे यहाँ पे मिल गया अडानी पावर का चार्जिंग स्टेशन। अब इसके ऊपर हम अपनी कार कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसीजर है। फास्ट चार्ज करते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे टी ब्रेक लिया है, डिनर करेंगे और चाय वाय पी लेंगे। मीनवाइल गाड़ी देखते हैं कितनी देर में कितनी चार्ज होगी और इसको चार्ज करने का प्रोसीजर क्या है। काफी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वाली ट्रिप तो बहुत ही क्रेजी हो गई। इस अकेली ट्रिप के अंदर हम 4 तरीके के डीसी फास्ट चार्जर्स यूज कर चुके हैं। अडानी पावर का करने जा रहे हैं, स्टैटिक का हम कर चुके हैं सबसे पहले, उसके बाद हमने चार्ज जोन का यूज किया था और टाटा पावर का तीसरी बार हमने यूज किया था। लेट्स गो, देखते हैं अडानी पावर का क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा। और एक तरीके से हमने सारे चार्जर्स ही ट्राई कर लिए हैं, बस एक जियो बीपी वाला रह गया। तो देखेंगे किसी दिन मौका मिलेगा तो शायद एनसीआर में ही हम ट्राई करेंगे। तो लेट्स जस्ट गो एंड कीप आवर व्हीकल ऑन चार्ज, और फिर हम जाते फटाफट से डिनर करके आगे के लिए निकलते हैं, क्योंकि वरना बहुत लेट हो जाएगा। फिर इंटरेस्टिंगली ये मैंने फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन देखा है जहाँ पे एक 3.3 किलोवाट चार्जर लगाने का भी प्लग है मेरे पास। अडानी पावर ने ये प्लग दे रखा है कि आपके पास अगर गाड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि एमजी कॉमेट है, वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, तो उस कार को आप उसके दिए हुए पोर्टेबल चार्जर से ही इस पोर्ट में लगा करके आप अपनी कार चार्ज कर सकते हैं।
तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम अपनी कार में डीसी फास्ट चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं और फिर डिनर करने चलते हैं। गाइस हम लोग टोटल 368 किलोमीटर ट्रैवल करके अपना एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 124 वाट आवर पर किलोमीटर्स, इको मोड, रीजन लेवल 3, 11% एसओसी के साथ 25 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची हुई है हमारे पास, जिसके साथ हम अपने घर पहुंच चुके हैं और करंटली 124 वाट आवर पर किलोमीटर की एवरेज एनर्जी कंजम्पशन पे। बीच में मेरी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ड्रॉप होके समवेयर अराउंड 111 के आसपास पहुंच गई थी, बट बीच रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धुआं वगैरह था, कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वापस मेरा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया। तो या दिस वाज इट। और इस पूरे ट्रिप पे थ्रू आउट टोटल हम लोग 875.3 किलोमीटर चल चुके हैं, जिसमें एवरेज एनर्जी कंजम्पशन मेरा निकला है 121 वाट आवर पर किलोमीटर। इको मोड पे रीजन लेवल 3 के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी को चलाया है। गाड़ी की करंट एसओसी लेवल्स हैं 11%, अभी भी 28 की रेंज दिखा रहा है। तो अब हम लोग इस ट्रिप का कॉस्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले एक नज़र करंट स्टैट्स के ऊपर डाल लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिप बी थी, जो कि बनस्थली से दिल्ली के तक के लिए थी, उसके अंदर हमने टोटल 368 किलोमीटर ट्रैवल किया, जिसके अंदर हमारी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आई 124 किलोवाट आवर की, जो कि ड्रॉप होकर 92 किलोवाट आवर की हो गई थी जब हम लोग हाईवे पर चल रहे थे। करंट एसओसी मेरी बची है 11% की और रेंज बची है 11% के साथ 28 किलोमीटर की, जिसके अंदर मैंने रीजन लेवल 3 रखा हुआ है और इको ड्राइव मोड लगा करके ये रेंज बची हुई है। और इसी सेटिंग के ऊपर मैंने थ्रू आउट दी ट्रिप अपनी कार को ड्राइव किया था। तो पूरी ट्रिप के अंदर हमारी दिल्ली टू बनस्थली, बनस्थली टू दिल्ली ट्रिप के अंदर हमारी गाड़ी टोटल 876 किलोमीटर चली है। करंट रेंज लेफ्ट 28 किलोमीटर की है, तो टोटल हो गया 904 किलोमीटर। तो अभी हम जो भी कॉस्टिंग निकालने वाले हैं वो टोटल 904 किलोमीटर के ऊपर निकालने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होम चार्जिंग की, क्योंकि मैं घर से अपनी गाड़ी को 100% चार्ज कर लेकर गई थी, जिसके अंदर मैं रहती हूँ यूपी के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है 5.5 रुपीज पर यूनिट का। और ये कार लगभग 35 से 40 यूनिट्स के बीच में लेती है चार्ज होने के लिए। तो अगर मैं 35 यूनिट्स काउंट करती, बिकॉज गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो 35 किलो वॉट आवर का है, तो हम मान के चलते हैं कि इसने 35 यूनिट्स लिए होंगे चार्ज होने के लिए, जिसके अंदर 35 यूनिट्स को चार्ज करने में मेरी कॉस्टिंग आई घर पर चार्ज करने में 193 रुपीज की। उसके बाद हमने पहली चार्जिंग करी थी, वो थी स्टैटिक के चार्जर के ऊपर, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जिसकी कॉस्टिंग मेरे को विद टैक्स इंक्लूड करके 23.5 रुपीज पर यूनिट आई, जिसके अंदर मेरा टोटल बना 386 रुपीज का। चार्ज जोन का चार्जर इसके बाद मैंने यूज किया था, जिसकी कॉस्टिंग मुझे विद टैक्स 17.7 रुपीज पर यूनिट आई थी, जिसका टोटल बनता है 258 रुपीज, जो कि मुझे पूरी चार्जिंग के अंदर लगा। फिर उसके बाद हमने चार्ज किया टाटा पावर के चार्जर पर, जिसका कॉस्ट था 21 रुपीज पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जिसका टोटल बना था हमारा 213 रुपए का। उसके बाद हमने एक और बार चार्ज किया था अडानी के चार्जर पर, जो कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही। उसके अंदर मेरे को कॉस्टिंग पड़ी 20 रुपए पर यूनिट की इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जिसका मेरा बिल बना था 199 रुपीज का। उसके अलावा मैंने 2 बार कार को स्लो चार्ज भी किया था जब मैं बनस्थली के अंदर ही थी, जिसके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया था, तो उसके मैंने कोई चार्जेस नहीं जोड़े हैं। तो अगर मैंने जो भी चीजें पे करी, अगर इसको मैं पूरा टोटल करती हूँ, तो इन 904 किलोमीटर को चलने के लिए मैंने टोटल पे किए 1249 रुपीज, और मैंने इस पूरी ट्रिप के अंदर टोल पे किया 904 रुपीज का। तो मेरी इस ट्रिप की फ्यूल और टोल टैक्स को जोड़ करके टोटल कॉस्टिंग आ गई 2153 रुपीज, विच इज वेरी इकोनॉमिकल, कीपिंग इन माइंड कि हम लोग इस पूरी ट्रिप में 904 किलोमीटर चले। अगर मैं आपको एक छोटे से रेफरेंस के लिए बताना चाहूँ कि अगर हम लोग यही सेम ट्रिप दूसरी किसी गाड़ी से करते तो उसके अंदर हमें क्या कॉस्टिंग आती। एक बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, ये जो मैंने एवरेज कॉस्टिंग निकाली है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुई है और जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है। बिकॉज हमें ये वाली बात पता है कि गाड़ी की एवरेज जो होती है वो ड्राइवर किस तरीके से चलाता है, उसको क्या वो लाइट फुटेड ड्राइव करता है या कैसे उसकी ड्राइविंग पैटर्न रहता है, उसके बेसिस पे। और कार कौन सी ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है, मेरा मतलब है कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। क्योंकि हम सभी को पता है कि आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं वो काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है बजाय उन गाड़ियों के जो कि पहले आया करती थी। ये जो मैंने प्राइसेस निकाले हैं ये एक रेंज दी है मैंने, कोई एक फिक्स्ड प्राइस नहीं बताए हैं, जो कि आज की डेट में इंडिया में चलने वाली लगभग सारी गाड़ियों के अंदर जो हमें एवरेज मिलती है उसको अगर हम एवरेज आउट करें तो हमें यही रेंज मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ये सारा कंपैरिजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल गाड़ी की। अगर मैं कोई पेट्रोल गाड़ी लेके जाती तो आज की डेट में जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं आमतौर पर सभी के अंदर हमें फ्यूल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं लगभग 7 से 10 रुपए के बीच में आती है पर किलोमीटर। तो मैं हायर साइड मान लेती हूँ कि मुझे 10 रुपए की ही कॉस्टिंग आई, और मैं अगर 10 रुपए
की कॉस्टिंग के साथ 904 किलोमीटर चलूंगी तो एक पेट्रोल गाड़ी में मुझे 9,040 रुपए का खर्चा आएगा। वहीं अगर मैं एक डीजल गाड़ी लेके जाऊंगी, डीजल गाड़ी के अंदर जो फ्यूल कॉस्ट होता है वो काफी कम हो जाता है, लगभग 4 से 7 रुपए पर किलोमीटर के आसपास। बट हम लोगों को सबको पता है कि डीजल गाड़ी के अंदर फ्यूल कॉस्ट तो कम हो जाता है बट उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर यहाँ इस वीडियो में हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम किसी और दिन के लिए, किसी और नई वीडियो के लिए बचा कर रखते हैं। फिलहाल अगर हम फ्यूल कॉस्ट की ही बात करें तो अगर मैं मान लेती हूँ कि मुझे किसी डीजल गाड़ी में 7 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा भी आया और मैं उसको लेकर के 904 किलोमीटर चली, तो मुझे टोटल जो खर्चा आएगा उस पूरी ट्रिप के अंदर वो लगभग आएगा 6,328 रुपीज का। वहीं अगर मैं एक सीएनजी गाड़ी लेकर चली गई जिसकी एवरेज रनिंग कॉस्ट 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर के आसपास आती है, अगर मैं इस गाड़ी से 904 किलोमीटर चली तो मेरे को लगभग खर्चा आएगा 3616 रुपए के आसपास का। अगर मैं किसी ईवी गाड़ी को लेकर गई जिसको मैंने घर पर होम चार्जर पर बिल्कुल चार्ज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे डीसी फास्ट चार्ज किया, जिसका खर्चा लगभग 1.5 से 2.5 रुपए पर किलोमीटर के आसपास आता है। क्योंकि हमें पता है, आपने मेरी वीडियो के अंदर भी देखा कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग चार्जेस होते हैं और वो अलग अलग टैरिफ चार्ज करते हैं। तो उसके अंदर ही मैंने एक एवरेज रेंज निकाली है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो चार्जेस लिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, तो समवेयर अराउंड 1.5 से 2.5 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आता है। अगर मैं 2.5 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा भी मान लूं और मैं उसे लेके 904 किलोमीटर चलूंगी तो मेरा टोटल फ्यूल का यानी कि बैटरी चार्ज करने का खर्चा जो आएगा वो आएगा 2260 रुपए का। और अगर मेरे को किसी तरीके से कोई ऐसा चांस मिल गया जिसके अंदर मैंने गाड़ी को सिर्फ होम चार्ज किया, चाहे वो मैं सिर्फ सिटी में ड्राइव कर रही हूँ तो मैं जनरली होम चार्ज ही करूंगी गाड़ी को, या फिर अगर मैं सिटी और हाईवे का मिक्स ड्राइव भी करती हूँ, मेरा डेली रन सिटी और हाईवे का मिक्स होता है और मैं उसे रोज घर में ला करके चार्ज कर लेती हूँ, जिसके अंदर मेरी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 40 पैसे से 60 पैसे पर किलोमीटर की आती है। और इसके साथ अगर मैं 904 किलोमीटर चलूंगी तो मेरी टोटल कॉस्टिंग आएगी 542 रुपए, जो कि आप देख ही सकते हैं काफी कम है। तो दोस्तों, इस छोटे से कंपैरिजन से एक बात तो प्रूव होती है कि ईवी गाड़ियां सिर्फ एनवायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आपके पॉकेट्स के लिए भी बेस्ट चॉइस हैं। अगर आपको और भी इन डेप्थ कंपैरिजन देखना है ईवी वर्सेस सीएनजी वर्सेस डीजल वर्सेस पेट्रोल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। और हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।